नमस्कार, खबरची बंदर के इस फेसबुक लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 1 घंटे विलंब के बाद हम आपके साथ सामने हैं। आपके बीच हमारे गेस्ट है श्रावण कुमार निषाद जी, जो फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर बिहार के डिहरी और शहर में 5 वर्षों से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने नीम शैपू से इसकी पढ़ाई की थी और फिलहाल डेहरी और दूर दराज के इलाकों में, रोहतास जिले के दूर दराज के इलाकों में भी वो जाते हैं, लोगों की फिजियोथेरेपी से संबंधित समस्याओं को समझाते हैं। आज उनको फेसबुक लाइव पे लाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उनकी एक आर्टिकल हमें पढ़ने को मिली, उसको हमने अपने न्यूज पोर्टल पर भी प्रमुखता से स्थान दिया था। तो अभी कोरोना काल में सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है इस महामारी से लड़ने में। श्रावण कुमार निषाद जी का कहना है कि कोरोना महामारी में चेस्ट फिजियोथेरेपी और फेफड़ों के व्यायाम से लोगों की समस्या काफी कम हो सकती है। उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि कोरोना के अलावा फेफड़ों के कई रोग जिन्हें खतरनाक समझा जाता है, उन रोगों के उपचार में कुछ थेरेपी कारगर होती है, जिसे चेस्ट फिजियोथेरेपी कहते हैं। इसको सीपीटी या चेस्ट पीटीबी कहते हैं। तो हम स्वागत करते हैं श्रावण कुमार निषाद जी का अपनी फेसबुक लाइव में। नमस्कार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आर्टिकल को आपने अपने वेब पोर्टल पर जगह दी। कोरोना के इस महामारी में लोग काफ़ी ग्रसित हैं। पहले फेज की अपेक्षा दूसरे फेज में हम लोग ज़्यादातर मरीज देख रहे हैं जिनसे स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां बहुत ज़्यादा देखने को आ रहा है। स्वास्थ्य के प्रति लक्षण के साथ हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी होना बहुत ज़रूरी है। समस्याएं दिन प्रतिदिन नए नए कारणों से हम लोग को दिख रही है। कभी कभी किसी पेशेंट्स में शिकायत बुखार, सर्दी, खांसी जैसे सामान्य लक्षण या अधिकांशतः खांसी के साथ सांस लेना, जो अभी देश में ऑक्सीजन एक बहुत बड़ा कहा जाए कि संकट है, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराना। ऐसे में अपने फेफड़ों की एक्सरसाइजेस हम लोग कर सकते हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि हम लोग जो भी कोरोना पेशेंट हैं उनको फेफड़ों के संबंधित परेशानियां हो ही, किसी को कम हो सकती हैं और किसी को ज़्यादा हो सकती है। ऐसे में हम लोग करें क्या? अधिकांशतः ज़्यादातर चिकित्सक यही करते हैं कि लक्षण के प्रति हम लोग उपचार बताते हैं। इसी तरह स्वयं को पहले लक्षित करना है कि हमें क्या और कितनी परेशानियां हैं। शुरू में अगर आपको किसी तरह की सर्दी, खांसी, जुकाम होता है तो हर जुकाम कोरोना नहीं होता है। इसी तरह हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी पे आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि चेस्ट फिजियोथेरेपी हमारे शरीर के लिए कैसे ज़रूरतमंद है। ज़रूरी नहीं है कि चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए आप अपने नज़दीकी चेस्ट फिजियोथेरेपी से मिलें। आप खुद भी अपने चेस्ट यानी छाती का कैपेसिटी या आप कितना सांस ले सकते हैं या हेल्थ अच्छा है नहीं है, वो आप पता कर सकते हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी एक माध्यम है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि चेस्ट की स्थिति क्या है। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि सर्दी के साथ खांसी, निमोनिया या अधिकांशतः जो पेशेंट सीओपीडी हैं, जिनको पहले से फेफड़ों में बीमारियां हैं, तो ज़्यादातर फेफड़ों में बीमारियों में हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी या चेस्ट एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से ये ज़रूर जानें, अधिकांशतः लोग जो निमोनिया से ग्रसित हैं या हल्की फुल्की सांस संबंधित समस्याएं आती हैं, वो आप लोगों को खुद देखना होता है। हमारा जो शरीर है, जो जो हम लोग हवा लेते हैं, वो 9000 लीटर हवा अपने सांस के थ्रू लेते हैं। 17.5 एम एल पानी हम अपने सांस के द्वारा छोड़ते हैं। और हमारे फेफड़ों की जो संरचना, जो स्ट्रक्चर होती है, उसमें बैलून टाइप स्ट्रक्चर लगभग 30 करोड़ के प्रति होता है। इसी तरह अगर फेफड़ों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो या आपको सांस लेने में समस्या आए तो आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। बात करेंगे कुछ ऐसे बीमारी पर जो कि खासकर निमोनिया, ब्रेथलेसनेस और अन्य रेस्पिरेटरी डिजीज में
चेस्ट फिजियोथेरेपी का काफ़ी महत्व है, जिसको आगे हम लोग इस वीडियो में बताएंगे भैया। चेस्ट फिजियोथेरेपी में जनरली 5-6 तरह के एक्सरसाइजेज होते हैं जो हम लोग सजेस्ट करते हैं, जिसमें पल्स लिप ब्रीथिंग है, डायफ्राम मसल्स का ब्रीथिंग है, बैलून एक्सरसाइज है, कैंडल एक्सरसाइज है, और स्ट्रॉ वाटर एक्सरसाइजेस है, स्पायरोमेट्री एक्सरसाइजेस है। बहुत तरह का एक्सरसाइजेस हम लोग बताते हैं, जिसमें खासकर ब्रेथ होल्डिंग टेक्निक एक एक्सरसाइज होता है, जो कि स्वास्थ्य में चेस्ट संबंधी समस्याओं के लिए काफ़ी कारगर होता है। चेस्ट फिजियोथेरेपी या चेस्ट एक्सरसाइज से आपको जो भी बीमारियां होती हैं वो आपके लंग का ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में मदद करता है, जिसको सांस लेने में थोड़ी बहुत समस्याएं हैं उसमें। रेस्पिरेटरी मसल्स जो हमारे छाती के आसपास की जो मांसपेशी होती है उनमें काफ़ी मदद पहुंचाता है, उसको ताकत पहुंचाता है। और आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे अभी फिलहाल ये संकट के इस भैया इस दौर वीडियो में में मरीज जो आवाज़ मरीज धीरे अपना से। कैसे ध्यान रखेंगे? हेलो सावन जी, बोलिए। अभी मरीज अपना कैसे विशेष ध्यान रखें अपने फेफड़ों का? घर में कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? वो एक आध एक्सरसाइज आप बता देते ताकि हमारे दर्शकों के भैया लिए ये ये मेरा वीडियो का सौभाग्य है कि मेरा सौभाग्य भी है कि आपके इस चैनल के माध्यम से मैं कुछ ऐसे लोगों को चेस्ट से संबंधित एक्सरसाइजेस बताना चाहूँगा, जो कि इस महामारी में काफ़ी हद तक मदद करेगा लोगों को। तो ऐसे मैं कुछ एक्सरसाइजेस बताता हूँ, जिसमें पेशेंट इजीली घर में अपने आप को कर सकते हैं और अपने चेस्ट कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो पहला है पर्स लिप्स ब्रेथिंग। पर्स लिप ब्रीथिंग का जो मतलब होता है कि आप होठ होठ को एक पाउट बनाकर ये पाउट वाला टेक्निक इसको बोलते हैं। हम लोग होठ को यूं पाउट बनाकर सांस अंदर की ओर खींचते हैं ऐसे, और फिर नाक से छोड़ेंगे। इसको 10 टाइम्स हम लोग रिपीट कर सकते हैं। ये पहला एक्सरसाइज हो गया। दूसरा जो होता है डायफ्रामेटिक एक्सरसाइज इसको बोलते हैं हम लोग। हमारे पेट के जस्ट ऊपरी हिस्से से डायफ्राम मसल्स होता है, और चेस्ट चेस्ट का रिब जहाँ खत्म होता है उसको डायफ्राम मसल्स बोलते हैं। तो एक हाथ अपने सीने पे यानी चेस्ट के ऊपर, और एक हाथ अपने चेस्ट के नीचे। तो हम लोग को क्या करना है, एक बार में सांस ऐसे पेट को फुलाना है, अंदर की ओर खींचना, सॉरी, और बाहर की ओर छोड़ते हुए पेट को तेजी से फुलाना है। तो ये दूसरा एक्सरसाइज हो गया कि पेट को अंदर खींच के हम लोग सांस अंदर की ओर खींचेंगे, जिसमें चेस्ट बाहर आएगा, और फिर सांस छोड़ेंगे तो पेट बाहर आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायफ्रामेटिक एक्सरसाइजेस। इससे डायफ्रामेटिक जो एक्सरसाइज होता है, इससे आपका रेस्पिरेटरी जो भी मसल्स होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, स्ट्रांगनेस बढ़ती है मसल्स की। तीसरा एक्सरसाइज होता है हम लोग बैलून एक्सरसाइज बोलते हैं। बैलून एक्सरसाइज बहुत कॉमन है भैया। आप बैलून ले सकते हैं, बैलून को जोर से फुलाना है, और उसके बाद फुलाने के बाद बैलून जो है मुंह में ही रहेगा, और नाक से आप फिर हवा छोड़ेंगे। जैसे बैलून का एयर पीछे से निकलता है, वैसे उस एयर को आप नाक के माध्यम से छोड़ेंगे। तीसरा आगे चौथा एक्सरसाइज होता है स्ट्रॉ एक्सरसाइज, स्ट्रॉ वाटर एक्सरसाइज हम लोग बोलते हैं। जैसे आजकल जो लोग फ्रूटी पीते हैं स्ट्रॉ डालकर, तो सेम एक्सरसाइज हम लोग का होता है कि आप एक कप ले लें या फिर ग्लास ले लें, उसमें एक स्ट्रॉ डालें, और जोर से उसको फूंक मारें तो बुलबुला निकलेगा। जब हम लोग फूंक मारते हैं तो बुलबुला निकलता है, और जब फिर सांस नाक से अंदर खींचना है, फिर फूंक मारना है स्ट्रॉ से। उसको स्ट्रॉ वाटर एक्सरसाइज हम लोग बोलते हैं। आगे के बढ़ते क्रम में मार्केट में एक बहुत इजीली है जो चेस्ट फिजिशियन या सर्जन पेशेंट को बताते हैं, स्पायरोमेट्री। एक टेक्निक होता है स्पायरोमेट्री, और मार्केट में जो मिलता है उसको स्पायरोमीटर बोलते हैं। जो कॉमन चेस्ट पेशेंट को आप देखिएगा कि
3 तरह का उसमें पाइप होता है, जिसमें बैलून तीनों बॉल बॉल रहता है, तीनों में एक छोटा-छोटा बॉल रहता है और पेशेंट उसको फूँक मारता है और फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल और थर्ड बॉल ऊपर की ओर जाता है। तो तीनों के एक अलग-अलग लंग कैपेसिटी होता है। वो जो फर्स्ट बॉल का मतलब नितिन गडकरी का, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ मैं सॉरी एग्ज़ैक्टली, इंटरप्ट नहीं एग्ज़ैक्टली। करना चाह रहा था। नितिन गडकरी का एक हाँ, हाँ। वीडियो बड़ा वायरल हुआ है, हाँ। उसमें वो दिख रहा है और वो तीन दिखते स्पायरोमीटर हैं यूज़ उसमें। कर रहे हैं। हाँ, तो हाँ, वो वो जो कूदते होता हैं है और एक उठता है फिर दूसरा उठता है। हाँ, तो जो पहला, दूसरा, तीसरा जो बैलून उसमें होता है, तो उसका एक कैपेसिटी होता है। इसको फर्स्ट बैलून को 600 सीसी बोलते हैं हम लोग, सेकंड 900 और थर्ड 1200 सीसी का होता है। आपके लंग कैपेसिटी नॉर्मल लंग के लिए आप मिनिमम 2 भी बैलून अगर आप उठाते हैं, तो एक आपका एवरेज लंग कैपेसिटी है। उसको स्पायरोमीटर बोला जाता है भैया। और लंग कैपेसिटी या फिर आपके बॉडी को ऑक्सीजन लेवल सही मेंटेन करने में या ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में या पल्स को डाउन करने में, जो जितना भी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हमने बताया, वो काफ़ी फायदेमंद है। नितिन गडकरी के एक वीडियो में आपने देखा होगा कि कुछ कैंडल्स लेकर वो मुंह से फूंक मारते हैं, तो बुझाते हैं। तो वो भी एक तरह का ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जो कि आपका लंग कैपेसिटी को चेक करता है कि आप एक बार में 2, 4, 5 कैंडल एक फूक में आप बुझा सकते हैं। लास्ट एक आता है भैया ब्रीदिंग होल्ड टेक्निक। ये सबसे फायदेमंद है। ब्रीदिंग होल्ड टेक्निक में इसमें एक थ्योरी है 3, 4 और 5 का। जस्ट मीन आपको 3 सेकेंड के लिए सांस लेना है, उसको रोकना है, 3 सेकेंड तक सांस लेना है, 4 सेकेंड तक होल्ड करना है और 5 सेकेंड तक ब्रीथ करना है। तो उसको 3, 4, 5 टेक्निक या ब्रीदिंग होल्ड टेक्निक कहा जाता है। और ये सारे एक्सरसाइज आपके चेस्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। इजी वे में आप कर सकते हैं। अधिकांशतः जो पेशेंट होते हैं जो आईसीयू में एडमिट होते हैं, उसमें जो ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, पोस्चुरल ड्रेनेज या अदर वोपिंग कपिंग एक्सरसाइज वगैरह देते हैं। जो कफ वगैरह चेस्ट पेशेंट को होता है, तो उसमें भी फिजियोथेरेपिस्ट की अहम भूमिका होती है। धन्यवाद सावन जी। एक क्वेश्चन मेरे तरफ से है कि जी। जो फेफड़े की बीमारी से जो लोग परेशान हैं, कोरोना संक्रमित होते हैं, उनके हाँ। केयर टेकर ही अब इसके लिए इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो उनको किस तरह का इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि वो घर में अगर आइसोलेशन में है तो अपने आप को सुरक्षित रख सके और बीमारी से दूर हम्म। रहे? अब ये कोरोना का जो भी पेशेंट्स अभी आप देख रहे हैं, या पहले फेज की अपेक्षा दूसरे फेज में हम लोग को बहुत ज़्यादा ऐसे सिम्टोमेटिक पेशेंट मिल रहे हैं जो आसपास में है। लेकिन अगर कोविड पॉजिटिव जो केसेस है, अगर उनके पास पॉजिटिव होने के बाद भी माइल्ड माइल्ड सिम्टम है, यानी कि थोड़ा है, तो वो घर में खुद को आइसोलेट कर सकते हैं और दूसरे से दूरी बनाए रखेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। एक भारतीय नागरिक होने के वजह से हर एक नागरिक का अपना एक रोल है देश के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, अपने समाज के प्रति। तो जो भी पेशेंट्स, मैं तो आग्रह करूँगा कि जो भी पेशेंट्स कोविड पॉजिटिव हैं, वो घर में खुद को आइसोलेट करें, किसी से मिले-जुले नहीं और अपने स्वास्थ्य का अच्छा ख्याल रखें। फिजिकल एक्टिविटी आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है भैया नींद लेना। पेशेंट्स सबसे ज़्यादा नींद की उनकी ज़रूरत है। फिजिकल एक्टिविटी यानी खुले हवा में बैठना, धूप लेना, थोड़ा-सा फिजिकल एक्टिविटी करना, ये सब जो है उससे काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा पेशेंट्स को। संदीप चौरसिया जी का सवाल है, हमारे एक मित्र संदीप। अभी के हाँ, संदीप चौरसिया जी का एक सवाल है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ, हाँ। अभी के जो हालात है, क्या हम इस हालत में जिम जा सकते हैं एक्सरसाइज करने? और दूसरा देखिए, अगला सवाल है कि अगर नहीं जा सकते हैं तो घर पे कौन सा एक्सरसाइज करना सही रहेगा, वो आपसे सजेशन था। देखिए जिम जो है, जैसे एक डांस परफॉर्मर है, वो एक प्रोप को यूज़ करता है डांस करने के लिए, सेम जिम का जो इक्विपमेंट है, वो एक प्रोप की तरह है। फिजिकल एक्टिविटी जिम और एक्सरसाइज करने के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको डंबल्स उठाने ही चाहिए। आप खुद को, बॉडी को हर तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो कि यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है।
मुझे लगता है कि संदीप चौरसिया जी की क्यूरियोसिटी जो है वो आपके जवाब से पूरी हो गई होगी। सावन जी, आप कोरोना संकट के दौर में भी आप लगातार लोगों के बीच है, और आप आपसे एक अंतिम निवेदन है कि आप इस संकट के दौर में रोहतास, बिहार और पूरे देश के लोगों के लिए कुछ संदेश दें, एक आम नागरिक के तौर पर, एक वैसे व्यक्ति जिनका सरोकार लोगों के हित से जुड़ा हो, जीवन से जुड़ा हो, कि आपका एक हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप एक संदेश जरूर दें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आज के लिए, आज के दौर में सबसे बेहतर विकल्प लोगों के पास क्या है। आज के दौर में जो कोरोना जैसी स्थिति, जो पैनिक स्थिति है, वो पहले हमने कभी देखी नहीं जनरली, ना ही डॉक्टर्स ने देखी है, ना पीपुल्स ने, ना सिटीजन्स ने, किसी ने नहीं देखी। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले पैनिक नहीं होना है। किसी भी स्थिति में आपको पैनिक नहीं होना है। सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग ज़्यादा नहीं करें। जब आप भीड़ भाड़ इलाके या आप एक समूह में बैठते हैं तभी मास्क का उपयोग करें। अगर आप अकेले हैं, घर में हैं, तो मास्क का उपयोग आवश्यक नहीं है। एक अंतिम सवाल मैं लेना चाहूंगा, ये शशि शेखर दुबे जी हैं, डॉक्टर शशि शेखर दुबे। What are the symptoms of a respiratory issue? Please suggest. Who can do chest physiotherapy? और मैं हाँ, इसमें सबसे एक और चीज पहला। जोड़ना चाहूंगा, जो होम आई हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। होम आइसोलेशन में अगर कोई व्यक्ति हो, तो हम्म। मतलब कोई जरूरी नहीं कि सारे लोग हॉस्पिटल में ही हैं, घर में रह के कौन सा एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो आपकी वीडियो अगर इसको ये दोबारा देखेंगे तो वो सारी जानकारी उनको उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन ये डॉक्टर शशि शेखर दुबे जी का भी क्यूरियोसिटी आप जरूर बताएं, जवाब दें। सिम्टम्स ऑफ ए रेस्पिरेटरी इशू, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द रेस्पिरेटरी इशू, प्लीज सजेस्ट हु कैन डू चेस्ट फिजियोथेरेपी। देखिए, रेस्पिरेटरी जो भी है, रेस्पिरेटरी इश्यूज जो भी है वो हमारे नाक से संबंधित है और चेस्ट से रिलेटेड। ये सिंपल सा है, किसी चीज़ का लॉजिक समझने का है कि अगर आपको किसी तरीके का श्वास संबंधित समस्या या कभी आपको लगता है घुटन टाइप का या सांस लेने में तकलीफ हो, तो इट कैन बी ए रेस्पिरेटरी इशू। अगर दूसरा सवाल उनका था कि चेस्ट फिजियोथेरेपी कौन दे सकता है, चेस्ट एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, इसको कोई नहीं मना कर सकता, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि चेस्ट फिजियोथेरेपी एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लेकर ही करें। एक और सवाल है, पता नहीं सावन, डॉक्टर सावन अगर आपको इसकी जानकारी हो तो आप जरूर बताएं कि क्या शुगर पेशेंट कोरोना की वैक्सीन ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं क्या देखिए, कोरोना की वैक्सीन शुगर पेशेंट? जहाँ की WHO की हमारी गाइडलाइंस आई है, तो किसी तरह का पेशेंट्स जो है, जो एजेड पेशेंट्स है, अभी तो 18 प्लस वाले को भी वैक्सीन देना अनिवार्य हो गया है, तो आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। लेकिन हालांकि अगर आपको किसी तरह का शुगर हो, बीपी हो, या अदर हार्ट डिजीज है आपको, या और कोई वायरल इन्फेक्शन है बॉडी में, तो आप वैक्सीन लेने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेकर ही लें। ठीक है। इस फेसबुक लाइव में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं डॉक्टर सावन का काफी मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार। और उम्मीद है कि हम आगे और भी बहुत सारे फेसबुक लाइव आपके साथ करेंगे, और लोगों को उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जरूर बताएंगे। हम एक बार और सावन जी के बहुमूल्य समय मिलने के लिए धन्यवाद है। बहुत हमारी बहुत टीम बहुत की धन्यवाद तरफ भैया। से बहुत सारी शुभकामनाएं भी है उनको। हम फिर मिलते हैं धन्यवाद। एक बार और। इस बार तो टेक्निकल रीजन की वजह से थोड़ा विलंब हो गया, और उम्मीद हाँ है कि भैया। संदीप चौरसिया जी, डॉक्टर शशि शेखर दुबे, अनुराधा मिश्रा और अन्य लोग जिन्होंने सवाल पूछा है उसका जवाब मिल चुका होगा। जरूर हम भैया। अगली बार फिर अपने अगले गेस्ट के साथ आएंगे आप लोगों के सामने और बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।